फिल्म का आगाज सैयारे मार्स पर कुछ एस्ट्रोनॉट्स के साथ होता है जो मार्स से मिट्टी के नमूने जमा कर रहे हैं। अचानक से अमले को पता चलता है कि एक तूफान आने वाला है। मिशन कमांडर तूफान की शिद्दत और तेज हवाओं की वजह से ऑपरेशन मंसूख करने और तमाम एस्ट्रोनॉट्स को मैव की तरफ जाने का हुक्म देती है। इस दौरान एस्ट्रोनॉट मार्क वॉटनी को सैटेलाइट डिश का एक टुकड़ा टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाता है और तूफान में गुम हो जाता है। तमाम एस्ट्रोनॉट्स ये सोचते हैं कि मार्क शायद जिंदा नहीं रहा, इसलिए वो तूफान से अपनी जान बचाने के लिए मार्क को पीछे छोड़कर मरीख से निकल जाते हैं। जमीन पर नासा के डायरेक्टर टेडी सैंडन्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान करते हैं कि मार्क वॉटनी मर गया है। तूफान के गुजर जाने के बाद मार्क मरीख पर जागता है और अपने स्टेशन वापस चला जाता है, जहां वो एंटीना का टुकड़ा हटाता है और जख्म को बंद कर देता है। सेहतयाब होने के बाद वो वीडियो लॉग बनाने के लिए बैठ जाता है, जहां वो इस सूरत-ए-हाल का खाका पेश करता है कि वो जिंदा है, लेकिन वो हर्मेस पर अपने अमले से राबता नहीं कर सकता। वो ये भी बताता है कि अगला मिशन 4 साल बाद पहुंचेगा और उसके पास तकरीबन 1 साल का खाना है। लिहाजा वॉटनी तय करता है कि अपनी बका के लिए इसे एक ऐसे सैयारे पर 3 साल की खुराक उगानी होगी जहां कुछ भी नहीं उगता। खुशकिस्मती से वो एक माहिर नबातात है और इसलिए आलू उगाने का मंसूबा बनाता है। कुछ दिनों के बाद इंजीनियर मैंडी पार्क कपूर से कहती है कि इसके ख्याल में वॉटनी जिंदा है, क्योंकि उसे एरीज 3 साइट की सैटेलाइट तस्वीर में सरगर्मी के शवाहिद मिले हैं। वो सैंडर्स और डायरेक्टर ऑफ मीडिया रिलेशंस एनी मोंट्रोस को यह दिखाने के लिए लाते हैं और उन्हें यकीन दिलाते हैं कि वॉटनी अभी भी जिंदा है। कुछ सोल्स के बाद खलाई स्टेशन के अंदर वॉटनी ने मार्शियन मिट्टी और अमले के फुजले को खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हुए आलू उगाए। जैसा कि वो अपने खाने की फराहमी पर काम जारी रखे हुए है, वो वीडियो लॉग बनाता रहता है। इस दौरान उसने एक क्रेटर तक पहुंचने के लिए एक रोवर इस्तेमाल करने का फैसला किया, जो 4 साल के बाद एरीज 4 के लिए लैंडिंग साइट होगी। चूंकि बैटरी से चलने वाला रोवर पूरा फासला तय नहीं कर सकता, इसलिए वो मतलूबा फासला तय करने के लिए इसमें तरमीम करता है। मार्क वॉटनी को क्रेटर की तरफ जाते हुए एक पाथ फाइंडर मिलता है। ये पाथ फाइंडर 1997 में मार्स से नासा के साथ राब्ता कायम करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मार्क तेजी से पाथ फाइंडर को रेत से बाहर ले जाता है और बैटरियों को चार्ज करने के लिए सोलर पैनल्स को फैलाता है। अब पाथ फाइंडर का इस्तेमाल करते हुए वो नासा को पैगाम भेजता है कि वो जिंदा है। विंसेंट कपूर JPL लैब में पाथ फाइंडर की एक और नकल इस्तेमाल करते हुए मार्क से पैगाम वसूल करते हैं। वो वॉटनी के साथ बातचीत करना शुरू करते हैं। पहले मार्स पाथ फाइंडर के कैमरा को हां या नहीं के निशानात की तरफ इशारा करते हुए नासा वॉटनी को पाथ फाइंडर में मजीद तब्दीलियों का कहती है, जिसके बाद वॉटनी बातचीत के लिए चैट पैगामात इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। सबसे पहले चैट मैसेज पर वॉटनी पूछता है कि हर्मेस के अमले ने इसके जिंदा होने की खबर कैसे ली, जिस पर कपूर ने अफसोस के साथ बताया कि अमले को अभी तक नहीं बताया गया। इसी दौरान हर्मेस पर सवार अमले ने गुज़िश्ता चंद माह खामोशी से जमीन की तरफ वापस परवाज करते हुए गुजारे। एरीज 3 के फ्लाइट डायरेक्टर मिच हेंडरसन ने अमले से राब्ता किया और उन्हें बताया कि वॉटनी जिंदा है और नासा ने इसे पिछले 2 माह से उनसे पोशीदा रखा हुआ है। ये खबर उन्हें गुस्सा और जुर्म से दोचार करती है, लेकिन हेंडरसन उन्हें बताता है कि वॉटनी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि ये उनकी गलती नहीं थी, क्योंकि उनके पास इस बात की तस्दीक करने का कोई तरीका नहीं था कि वॉटनी जिंदा है। मरीख पर वापस वॉटनी के लिए इस वक्त हालात खराब होते हैं जब स्टेशन का नाकिस एयर लॉक धमाका खेज तरीके से डीकम्प्रेस हो जाता है। यह हादसा उसकी आलू की फसल को तबाह कर देता है। इस वाकये के बाद वॉटनी को यह भी पता चलता है कि उसने अपना कुछ राशन भी खो दिया है और अब वो सिर्फ 300 सोल से कुछ ज्यादा ही सरवाइव कर सकता है। नासा और JPL ओवरटाइम काम करते हैं और वॉटनी को राशन सप्लाई करने के लिए तेजी से एक जहाज लॉन्च करते हैं। इस अमल को तेज करने के लिए वो मामूल के मुआयने को नजरअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से लॉन्च बुरी तरह नाकाम हो जाता है। इसी दौरान चीन में चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के 2 डायरेक्टर्स धमाके का मुशाहिदा करते हैं और नासा को सप्लाई क्राफ्ट लॉन्च करने के लिए अपनी क्लासिफाइड बूस्टर रॉकेट टेक्नोलॉजी की पेशकश करके मदद करने पर तबादला ख्याल करते हैं। रिच
جو ایک سنکی اور غیر حاضر دماغ لیکن شاندار فلکیاتی ماہر ہے، ایک منصوبہ تیار کرتا ہے جس میں زمین کے گرد واپس آنے والے ہرمس کو تیز کرنا، کشش شکل کو فروغ دینا اور واٹنی کو بچانے کے لیے اسے مریخ پر واپس بھیجنا شامل ہے۔ وہ یہ بھی تجویز کرتا ہے کہ چینی راکٹ ہرمس کو اپنے طویل سفر کے لیے سامان دوبارہ فراہم کرے گا۔ ڈائریکٹر سینڈرس نے اس منصوبے کو ویٹو کر دیا کیونکہ اس سے ہرمس کے عملے کے 5 ارکان کی جانوں کو خطرہ تھا، لیکن ہینڈرسن خفیہ طور پر منصوبہ اور رچ کے کورس کے حسابات عملے کو بھیجتا ہے۔ عملہ اس پر بات کرتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ منصوبہ کی خفیہ آمد کا مطلب ہے کہ ناسا کے ڈائریکٹر نے اس خیال کو مسترد کر دیا ہے۔ وہ اس بات پر تبادلہ خیال کرتے ہیں کہ اگر وہ مریخ پر واپس جاتے ہیں تو 2 فوجی ارکان، لیوس اور مارٹینز، کو بغاوت کے الزام میں کورٹ مارشل کیا جائے گا اور باقی 3 ایسٹرونوٹس کو کبھی بھی دوسرا مشن اڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لیوس نے متفقہ ووٹ کا مطالبہ کیا اور وہ سب واٹنی کے لیے واپس جانے پر متفق ہوئے۔ جوہانسن نے ناسا کو کنٹرول حاصل کرنے سے روکنے کے لیے ہرمس کے کمپیوٹرز کو ہیک کیا، جس کے بعد وہ مارس کی طرف اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ اسی دوران ناسا نے واٹنی کو بتایا کہ ہرمس کا عملہ اسے مارس سے باہر ہرمس کے مدار میں بچائے گا اور اس کے لیے اسے ایریس 4 کے میپ کا استعمال کرتے ہوئے وہاں پہنچنا ہوگا۔ ناسا اسے روور میں وسیع تر تبدیلیاں کرنے کی ہدایات بھی بھیجتا ہے تاکہ ایریس 4 سائٹ تک پہنچ سکے۔ ہرمس کے زمین کے گرد گھومنے اور سامان جمع کرنے کے بعد وہ واٹنی کو بچانے کے لیے مریخ کی طرف واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں۔ مریخ پر 7 مہینے گزر جاتے ہیں۔ واٹنی کا وزن بہت کم ہو گیا ہے، چہرے کے بال بہت بڑھ گئے ہیں۔ وہ روور کو پیک کرتا ہے اور ایریز 3 سائٹ سے نکل جاتا ہے اور ایریز 4 میف کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ 3200 کلومیٹر کی ڈرائیو ہے۔ وہ ہر روز 13 گھنٹے سونے کے لیے رکتا ہے اور روور کی بیٹریوں کو سولر پینلز سے دوبارہ چارج کرتا ہے۔ ناسا کی طرف سے واٹنی کو مزید ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ میف سے 5000 کلوگرام وزن ہٹائے تاکہ اسے ہرمس کے مدار تک پہنچنے کے لیے کافی ہلکا بنایا جا سکے۔ اب وہ وزن کم کرنے کے لیے ناسا کی ہدایات کے مطابق میف سے زیادہ تر سامان ہٹاتا ہے۔ ایسا کرتے وقت وہ میف سے تقریباً ہر چیز کو ہٹا دیتا ہے، بشمول حفاظتی شیلڈ اور نیویگیشن پینل۔ آخر کار ہرمس واٹنی کو بچانے مارس کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ ناسا اور دنیا بھر کے لوگ ان کی مدد کرنے کے قابل ہونے کے بغیر امید کے ساتھ اس ریسکیو مشن کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ آخر کار ہرمس کا عملہ ایک خطرناک ریسکیو مشن کے بعد واٹنی کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آخری منظر میں دکھایا جاتا ہے کہ واٹنی زمین پر ہے اور اس نے ناسا میں بطور انسٹرکٹر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔